हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डीपीपी यानी कि डीपीपी नंबर 6 आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। और उस डीपीपी में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ईसीजी पर बेस्ड हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन अ स्टैंडर्ड ईसीजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो यहां पर आपको ये पहले से पता होना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब हम ऑप्टेन करते हैं किसी ह्यूमन का, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जब हम ऑप्टेन करते हैं किसी ह्यूमन का, तो उसमें PQRST के मीनिंग्स क्या होते हैं। अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि P का मतलब क्या होता है। तो P रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को, और इस वजह से एट्रिया में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, बट वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर द Q, ये हमें हमेशा याद रखना है। एंड T का मतलब यहां पर रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है, यानी कि यहां पर वेंट्रिकल जो है वो रिटर्न बैक होता है एक्साइटेड स्टेज से रिलैक्स स्टेज में। और इन सभी अल्फाबेट्स की मीनिंग अगर आपको पता है तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली दे सकते हैं। यहां पर S का मीनिंग बताया जा रहा है ऑप्शन ए में, स्टार्ट ऑफ सिस्टोल। तो हमने अभी अभी यहां पर देखा कि QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर द Q, यानी कि Q पॉइंट जो है उसके जस्ट बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो स्टार्ट होता है। तो यहां पर जो S है वो स्टार्ट ऑफ सिस्टोल नहीं होगा, इसलिए इस ऑप्शन को मैं यहां पर क्या कर देता हूं, क्रॉस्ड। अब मैं बात करता हूं बी ऑप्शन की, जिसमें लिखा हुआ है T का मतलब है एंड ऑफ डायस्टोल। तो हम सभी जानते हैं कि T रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, और इसका मतलब यह होगा कि द एंड पॉइंट ऑफ द T, जहां पर T खत्म हो रहा है वो लिटरली एंड ऑफ सिस्टोल है, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड पॉइंट है। तो एंड ऑफ डायस्टोल तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कह सकता। हाँ, ये कह सकता हूं कि T पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, पर एंड ऑफ डायस्टोल कहना यहां पर पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी मैं यहां पर क्रॉस्ड कर देता हूं। सी ऑप्शन में P का मीनिंग बताया जा रहा है और लिखा हुआ है कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो बिल्कुल सही है, P का मीनिंग होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, और विच लीड टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर P का मीनिंग जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। इसके बाद डी ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं। यहां पर डी ऑप्शन में लिखा हुआ है R इज इक्वल रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो R का मतलब रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल नहीं होता, बल्कि T का मतलब रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है, क्योंकि R जो है वो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो यहां पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से करेक्ट जो रिप्रेजेंटेशन है अल्फाबेट का वो है सी ऑप्शन में, यानी कि P का मीनिंग दिया गया है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जामिन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड ईसीजी, सिलेक्ट एन ऑप्शन विद करेक्ट मैचिंग। तो नीचे एक आपको डायग्राम दिया गया है स्टैंडर्ड ईसीजी का, जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं, और आपको बताना है कि इसमें P QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव के मीनिंग्स जो हैं वो किस ऑप्शन में बिल्कुल करेक्टली दिए गए। तो इसमें ऑप्शंस को पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, P आप हमेशा याद रखिए, P रिप्रेजेंट डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया विच लीड टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। QRS कॉम्प्लेक्स का मीनिंग जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल विच इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, और T का मतलब हम सभी जानते हैं कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और यहां पर T का जो एंड पॉइंट होता है वो क्या होता है, तो एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल या बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पर P का मीनिंग दिया गया है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, QRS कॉम्प्लेक्स का मीनिंग दिया गया है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और T वेव का यहां पर मीनिंग दिया गया है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है बहुत इजी है, वो है बी। तो बच्चों, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को लेकर एग्जामिनेशन में आते हैं उनमें ज्यादातर इन अल्फाबेट्स के मीनिंग ही आपसे पूछे जाते हैं।
बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए, इसलिए आगे हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको सिलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। करेक्ट मींस बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो मैं पहले स्टेटमेंट को पढ़ता हूं यहां पर। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है द टी वेव इन एन ईसीजी रिप्रेजेंट्स एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो एक्साइटेशन का मतलब आप क्या मानकर चले यहां पर, डीपोलराइजेशन। एक्साइटेशन का मतलब आप क्या माने यहां पर, डीपोलराइजेशन। तो टी वेव इन एन ईसीजी रिप्रेजेंट्स एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत हो गया यहां पर, क्योंकि टी वेव जो होती है वो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करती है, और रीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि जो वेंट्रिकल है वो एक्साइटिंग फेज से रिलैक्स फेज में जाएगा या एक्साइटिंग स्टेज से रिलैक्स स्टेज में जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहां पर पूरी तरह से गलत हो जाता है। बी ऑप्शन है द सम ऑफ पी एंड टी वेव्स in a given time period can determine the heartbeat rate of an individual। तो ये यहां पर भी गलत है, क्योंकि NCERT के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करके, अगर आप किसी इंडिविजुअल की स्टैंडर्ड ECG में एक पर यूनिट टाइम में QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करते हैं, तो QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ हार्ट बीट को, यानी कि हम हार्ट बीट को डिटरमाइन कर सकते हैं एक यूनिट टाइम में एक स्टैंडर्ड ECG में QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करके। तो यहां पर ऑप्शन बी भी यहां पर पूरी तरह से गलत हो जाता है। ऑप्शन सी है द पी वेव मार्क्स द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो पी वेव का मतलब होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया विच लीड टू एट्रियल सिस्टोल। तो यहां पर ये ऑप्शन भी पूरी तरह से गलत हो जाता है। आप ऑप्शन डी पर आते हैं। इन अ स्टैंडर्ड ECG a patient is connected to the machine with 3 electrical leads। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जब हम किसी भी पेशेंट की स्टैंडर्ड ECG को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हम उसकी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं उनको 3 डिफरेंट साइट पर कनेक्ट करते हैं, राइट एंड लेफ्ट रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन ECG PR इंटरवल कोरेस्पॉन्ड्स टू। ये बहुत ज्यादा यहां पर थोड़ा सा आपका कठिन क्वेश्चन कहा जाएगा इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी जो डायरेक्ट अप्रोच है वो NCERT में तो एटलीस्ट नहीं दी गई है। तो इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। पहले इसमें क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि स्टैंडर्ड ECG में जो एक टाइम ड्यूरेशन होगा, यहां पर ये P है और यहां पर हम कह सकते हैं ये R है। तो P और R के बीच का जो इंटरवल है स्टैंडर्ड ECG में, वो इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं किनको रिप्रेजेंट करता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि P का मतलब यहां पर होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन। P का मतलब क्या है यहां पर, एट्रियल डीपोलराइजेशन। एंड हम सभी जानते हैं कि QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और उसमें R जो है स्पेशली वो रिप्रेजेंट करता है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि मैं जानता हूं कि जस्ट आफ्टर द Q वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जस्ट आफ्टर द Q, यानी कि Q के जस्ट बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। तो QRS कॉम्प्लेक्स में R क्या है एक्चुअली में, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जहां पर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा। तो मैं R को यहां पर लिख सकता हूं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आपको बताना है कि P और R के बीच जो इंटरवल है, ड्यूरेशन है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगी। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए कि P में अगर एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि SA नोड जो राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पर है
उस एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया है और वो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड हुआ है बोथ एट्रिया में, जिससे एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रहा है और इसकी वजह से एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जबकि आर का मतलब है कि एसए नोड ने जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया है वो एट्रिया में ट्रांसमिटेड होने के बाद एवी नोड में ट्रांसमिटेड होगा और एवी नोड से वो बंडल ऑफ हिस के थ्रू वेंट्रिकुलर मसल्स तक जाएगा, जिससे कि वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन होगा और वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पी और आर के बीच में जो ड्यूरेशन है वो एक्चुअली में एक वो डिले टाइम है या वो ड्यूरेशन है जो रिप्रेजेंट करती है कि एसए नोड से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है उसको एवी नोड तक जाने में जो समय लग रहा है वो कितना होगा, यानी कि टाइम डिले इन एवी नोड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बिल्कुल स्पष्ट है यहां पर, टाइम डिले इन एवी नोड, क्योंकि पी से आर तक का ड्यूरेशन रिप्रेजेंट करता है एसए नोड से जनरेट हुए एक्शन पोटेंशियल को एवी नोड तक ट्रांसमिटेड होने में लगने वाले समय के फॉर्म में, जिसकी वजह से एवी नोड जब इस एक्शन पोटेंशियल से स्टिमुलेट होगा तो वो बंडल ऑफ हिस के थ्रू वेंट्रिकुलर मसल्स को डीपोलराइज और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो स्टार्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है टाइम डिले इन एवी नोड, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। आपको यहां पर 4 स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं जिनको आपको केयरफुली पढ़ना है और उन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद आपको यह सिलेक्ट करना होगा कि चारों में से कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट हैं, यानी कि 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो इनकरेक्ट हैं। तो पहला स्टेटमेंट है इन फिशेज द हार्ट्स पंप आउट deoxygenated blood which is oxygenated by the gills and supplied to the body parts from where deoxygenated blood is returned to the heart। तो हम सभी जानते हैं कि जो फिशेस होती हैं, पाइसेस होते हैं, उनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है और उनके हार्ट में कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना तो रिसीव होता है और ना ही वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर सकता है। यानी कि फिशेस में या पाइसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है और इनके पास जो सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन है, जिसका कंसेप्ट होता है कि हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो गिल्स तक जाता है और गिल्स इस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के बाद बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, सप्लाइड करते हैं और फिर बॉडी के वेरियस पार्ट्स या टिश्यूज से अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में वापस रिटर्न बैक हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सिंगल सर्कुलेशन को डिफाइन कर रहा है और ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 2 को हम यहां पर देखते हैं। द ओपनिंग्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta respectively are provided with the mitral valves। तो यहां पर आपको ध्यान देना है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कोई भी ऐसी ओपनिंग नहीं होती है पहली चीज तो, जिससे कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आप जानते हैं अच्छे से कि आपस में कनेक्टेड हो पाए। पहली चीज आप हमेशा याद रखिए। तो ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, the opening of right and left ventricle into pulmonary artery and aorta respectively are provided with the mitral valve। तो यहां पर मैं आपको बता सकता हूं ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहां पर 100% गलत है, क्योंकि मिट्रल वॉल्व हम बाइकस्पिड वॉल्व को कहते हैं और वो लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम की ओपनिंग को गार्ड करने वाले एवी वॉल्व हैं, जिन्हें हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है द नोडल मस्कुलेचर हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, क्योंकि नोडल मस्कुलेचर यानी कि एसए नोड की बात करें या एवी नोड की हम बात करें, जो कि नोडल पैच हैं, नोडल टिश्यूज हैं, इनमें ये एबिलिटी है कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की हेल्प से, बिना किसी न्यूरल सिग्नल की हेल्प से। इस वजह से हम इन्हें ऑटो एक्साइटेबल कह सकते हैं, क्योंकि इनमें स्पॉन्टेनियस डिपोलराइजेशन हो सकता है और साथ में हम ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक भी इसी वजह से बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है यहां पर वो करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए 4th नंबर स्टेटमेंट है द टी वेव ऑफ ईसीजी रिप्रेजेंट्स डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो टी वेव ईसीजी में
वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, ना कि डीपोलराइजेशन को। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर गलत हो जाता है। तो जो स्टेटमेंट 4 में से गलत है वो आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत है। अब आपको ऑप्शंस में यह देखना है कि कहां पर सेकंड और फोर्थ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी जो है वहां पर लिखा हुआ है सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट, जो कि इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स अ फेज ऑब्लिक इवेंट इन कार्डियक साइकिल इन अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यानी कि आपसे यह पूछा जा रहा है कि नीचे 4 ऑप्शंस हैं जिनमें अल्फाबेटिकली ईसीजी के जो मीनिंग्स हैं जिनको वो इंडिकेट करते हैं वो दिए जा रहे हैं। आपको सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा जो अल्फाबेट्स है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है एक स्टैंडर्ड ईसीजी की फेज या इवेंट को ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। तो QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल गलत है। QRS कॉम्प्लेक्स जो है हम सभी जानते हैं ये है, और QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो रिप्रेजेंट या इंडिकेट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को। इट इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो पहला ऑप्शन यहां पर पूरी तरह से इनकरेक्ट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, तो इसको मैं कंसीडर करूंगा ये करेक्ट है, क्योंकि QRS कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है या इनिशिएट होता है। तीसरा ऑप्शन है टाइम बिटवीन S एंड T रिप्रेजेंट एट्रियल सिस्टोल। तो S और T के बीच का जो ड्यूरेशन है वो एट्रियल सिस्टोल को कहीं से कहीं तक रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला अल्फाबेट एक स्टैंडर्ड ईसीजी में P होता है, और S और T के बीच का ड्यूरेशन जो है वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन एट्रियल सिस्टोल को तो वो रिप्रेजेंट बिल्कुल नहीं करता। तो ये ऑप्शन यहां पर गलत हो जाता है। P वेव इंडिकेट्स बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो P वेव का मीनिंग होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया विच इनिशिएट या विच लीड टू एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ना कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। दैट मीन्स कि ये ऑप्शन भी यहां पर इनकरेक्ट या गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपको करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना था जो ऑप्शन बी में दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि QRS कॉम्प्लेक्स जो है QRS कॉम्प्लेक्स इंडिकेट कर रहा है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन है ECG डिपिक्ट द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन प्रोसेसेस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। ये हम सभी जानते हैं। इन ECG अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट रिप्रेजेंटेड। तो आपको यहां पर क्वेश्चन में यह बताया जा रहा है कि ECG में जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो या तो डीपोलराइजेशन को या फिर रीपोलराइजेशन की प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक हेल्दी इंडिविजुअल की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑप्टेन करते हैं तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्टैंडर्ड ईसीजी में डिफाइन नहीं किया जाएगा या उसको रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो P का मतलब हम जानते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है। QRS का मतलब हम सभी जानते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है, जबकि T का मतलब हम जानते हैं कि रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता है। लेकिन आप देखेंगे यहां पर B ऑप्शंस में एक नई चीज लिखी हुई है, अद्भुत है, कि रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ईसीजी में, एक स्टैंडर्ड ईसीजी में कहीं से कहीं तक रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को हम डिफाइन नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। इसमें केवल 3 चीजों को हम लोग डिफाइन करते हैं। P से डिफाइन करते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। QRS से हम डिफाइन करते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। और T से हम डिफाइन करते हैं रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। पर ऑप्शन बी में जो दिया गया है रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, ऐसा कोई भी इंडिकेशन आपको ईसीजी के थ्रू नहीं मिलता। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, इसमें से आपको करेक्ट यानी कि सही स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड इज द पेसमेकर। तो यहां पर ये पहले ही सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि SA नोड जो है वो हमारे हार्ट का पेसमेकर होता है। हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर में कि AV नोड जो है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड जो है,
वो भी एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की एबिलिटी रखता है, पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है हमारे हार्ट के अपर राइट कॉर्नर पर प्रेजेंट ऐसे नोड 70 से 75 टाइम्स पर मिनट ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। एवी नोड जो है वो सेकेंडरी पेसमेकर कहा जा सकता है हार्ट का, क्योंकि एसए नोड के कंपैरिजन में ये 40 से 50 ही केवल एक्शन पोटेंशियल को पर मिनट जनरेट कर सकता है। तो लिटरली जो हार्ट का पेसमेकर है वो नो डाउट आपको हमेशा याद रखना है एसए नोड ही होता है, जो इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी में ये सेंटेंस दिया गया। तो पहला सेंटेंस यहां पर इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा है ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल द लब साउंड इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि लब साउंड जो आपको सुनने को मिलता है एक प्रोमिनेंट साउंड है ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, जो इस वजह से आपको सुनाई देता है क्योंकि क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जब होते हैं बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो एक साउंड जो प्रोड्यूस होता है लब, वो आपके ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल स्टेथोस्कोप में सुनाई देगा। तो यहां पर ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेमी ल्यूनर वॉल्व के क्लोज होने की वजह से नहीं, बल्कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने की वजह से ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन सी है स्ट्रोक वॉल्यूम इन ईच कार्डियक साइकिल इज अप्रोक्सीमेटली 170 ml। तो यहां पर यह गलत हो जाता है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम जो होती है वो 70 ml होती है, याद रखिए। और स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल या एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल जितना अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करता है वो एक्चुअली में स्ट्रोक वॉल्यूम होती है। और हम स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हार्ट बीट से मल्टीप्लाई कर दें तो कार्डियक आउटपुट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम एक हेल्दी इंडिविजुअल में जो होगी, एक कार्डियक साइकिल में एक वेंट्रिकल के थ्रू पंप होने वाले ब्लड का वॉल्यूम वो होगा 70 ml, ना कि 170 ml। तो ये भी यहां पर गलत हो जाता है। हालांकि आगे जो दिया गया है वो सही दिया गया है कि QRS कॉम्प्लेक्स इन एन ECG इंडिकेट्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, पर यहां पर 170 ml की वजह से ये सेंटेंस जो है वो एकदम करेक्ट नहीं है। एंड डी ऑप्शन है द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय मिट्रल वॉल्व। तो ये बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं सेंटेंस पढ़ के बता देता हूं। डी ऑप्शन में दिया जा रहा है द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय मिट्रल वॉल्व। और हम सभी जानते हैं कि मिट्रल वॉल्व को हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को बीच में जो एक सेपरेशन करती है, डिवाइड करती है वॉल, जो कि फाइब्रस टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है, जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं, जिसकी ओपनिंग को गार्डेड करते हैं एक एवी वॉल्व, जिसको आप बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वो सीधा सीधा है ऑप्शन डी। तो सभी क्वेश्चंस आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। ऐसे ही क्वेश्चंस नीट में आने की संभावना हमेशा होती है। तो आपको इस डीपीपी को बहुत केयरफुली पढ़ना है, समझना है। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई कंफ्यूजन अभी भी है, तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर मुझे बता सकते हैं। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम डिस्कस करेंगे और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।